आज से 1500 वर्ष पूर्व आज के जिले नंदुरबार महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी राजाओं का राज्य था। उसे दाब कहा जाता था। आज भी वह परिसर हेलोदाब नाम से पहचाना जाता है और इस परिसर में दाब नाम का एक गांव भी है। वे राजा दाबले दाब के राजा नाम से परिचित थे। दाब राज्य के परिसर में स्थित आदिवासी जनजातियों के मुखियों को एकत्रित लाकर उन्हें इस क्षेत्र में बड़ा राज्य स्थापित किया। उसे दाब मंडल कहते थे। आदिवासी जनजातियों के मुखिया में जो भाग रहा है उसे पार्टी कहते थे। पूर्वी में निम्बाड़ी पार्टी, पश्चिम में अंबोड़ा पार्टी एवं दुबला पार्टी, दक्षिण में देहो पार्टी एवं मावचार पार्टी आदि विभागों से मिलकर दाब मंडल राज्य बना था। इस दाब मंडलों में महाल, निम्बाड़ी, पावरा, बारेला, वसावा, दुबरा, मावची, अन्य जैसी आदिवासी जनजातियों के लोग बसे थे। इन विभागों में प्रत्येक जाति का एक मुखिया था। निमार पार्टी के मुखिया कुनबाई, देवकुंबाई, कुंदराना, रेलाकबाड़िया, अंबुड़ा पार्टी के मुखिया तारहा महल, देव भिलट, गाजरगोटा, देहवाल व मावचार पार्टी के मुखिया देवनिमजी, नोएरा पार्टी के मुखिया सिंडगोवा। दाब मंडल के पश्चिम भाग के अंबोरा पार्टी का प्रमुख राजा तारहामल था। उसके राज्यों का संचालन घनीखुट गांव से चलता था। उसे गाने घनीखुट राज्य भी कहते थे। राजा तारहामल तथा रानी उमरावानु को एक पात्र पुत्र था। उसका नाम था राजा पाठा। वह अतिशय बलवान था और तंत्र मंत्र विद्याओं में प्रवीण था। उसकी मां तंत्र मंत्र राजा पाठा को आत्मरक्षा हेतु यह विद्या सिखाई। राजा पाठा दयालु, स्नेही एवं प्रजाहितैषी के दीन हीन गरीब लोगों की हमेशा मदद करता था। मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। राजा पाठा को 9 रानियां थीं। पटरानी देवरूपन, जो कि राजा कोठरिया की पुत्री थी, यहामोगी उसकी दूसरी पटरानी थी। और दाब का राजा बाहागोरिया व रानी देवगोंदर की मानस पुत्री थी। बाहागोरिया व देवगोंदर को एक पुत्र था जो विनादेव, विना ठाकुर या गांडा ठाकुर के नाम से पहुंचाना जाता था। राजा पाठा तथा विना ठाकुर दोनों आत्मा मित्र थे। एक दूसरे की बहनोई होने के कारण और जानी दोस्तों होने के कारण वे बेनी हजारा अथवा जाम जोड़ बेनी हजारा के रूप से परिचित थे। दोनों अत्यंत समस्तवान, एक बुद्धिमान होने के कारण दाब के राजा ने उन पर संपूर्ण दाब मंडल के देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी। राजा पाठा व गांडा ठाकुर कभी दाग के राजा हुए नहीं, परंतु आजीवन राजा द्वारा सफी भी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं तत्परता से निभाई थे। यहाँ मोगी दाब मंडल के मावचार पार्टी के हुरिया मेघ की पुत्री थी और उसके 7 बेटियां थीं। यहाँ मोगी माता रानी काजल और अन्य यहाँ मोगी चौथे क्रमांक थी और बहुत सुंदर थीं। उसके अप्रतिम सौंदर्य के कारण लोग बड़ी बहनों की बजाय यहाँ मोगी से विवाह की बात करते। उसके घर में बड़ी बहनों का विवाह नहीं होगा, यह विचार करने उसने एक दिन अचानक माता पिता का घर त्याग कर घने और बीहर जंगलों से होते हुए उत्तर की ओर निकल पड़ी। यहाँ मोगी ऐसे एक समूह के साथ दर दर भटकते हुए विविध मुसीबतों का सामना करते हुए सातपुरा के पहाड़ों में आ पहुंची। यहाँ मोगी दबके जंगलों में एक पेड़ के नीचे भूखी एवं मरणासन स्थिति में पड़ी थी। तब शिकार के लिए आए दबके राजाओं को वहां पाई गई, उसे घर ले आए। राजा बाहागोरिया व रानी देवगोंदर ने उसका अपनी को की बेटी के समान लालन पालन किया। उससे यहाँ से वापस नहीं भेजे, इसलिए उसने अपने अतीत की हकीकत राजा को नहीं बताई। अतः जंगल में पाई गई अनाथ लड़की का लालन पालन किया, इसलिए यहाँ मोगी का नाम पोहली पांढर पालिता पड़ा। वह पोहली पाढ़र या यहाँ पाढ़र नाम से सुविख्यात हुई। यहाँ मोगी बालिग होने पर राजा पाठा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा पाठा को पहले से ही 8 रनियां होने पर भी वह केवल के सौंदर्य पर मोहित होकर विवाह करना चाहता है। यह जानकर यहाँ मोगी ने बतौर घर जमाई के दाब के राजा के यहाँ रहने की शर्त राजा पांडा के समक्ष रखी। राजा पाठा ने यह शर्तें स्वीकार कर ली और 7 वर्षीय तक घर जमाई बनकर रहा। 7 वर्ष की सेवा विवाह की अवधि समाप्त हो जाने पर राजा पाठा ने अपने पिता के राज्य में जाना निश्चित किया।
परंतु घर में 8 रनियां होते हुए दाब के राजा के यह घर जमाई के रूप में रहने और अपने ही घर में कलह का कारण बनने। राजा तारहमल ने संतप्त होकर राजा पाठा और महामोगी को घर में प्रवेश देने से मना कर दिया, जिसके कारण दाब छोड़कर दोनों कई कष्ट सहते हुए जंगलों में भटकते रहे और बाद में एक व्यक्ति से जमीन खरीदकर देवमोगरा गांव बसाकर वह रहने लगे। यहाँ मोगी के राजा पाठा की पटरानी बन जाने के बावजूद उसके कष्टों कम नहीं हुई। राजा पाठा की बाकी रानी भी देवमोगरा रहने आ गई। श्री के पति के प्रति श्रद्धा का उदाहरण है यह कि पूर्व काल में विवाह सिर्फ एक बार होता था, चाहे कुछ भी हो, वह पत्नी प्रथा थी और इसमें उल्टा नहीं। सौती आडाह के कारण परिवार में कलह पैदा हो गया। तब यहाँ मोगी ने पति से एक छोटी सी कुटिया झोपड़ी बनवाकर वहां रख ली ही रहने लगी। उस समय भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के कारण दाब राज्यों के लोगों की गाय बैल आदि मर गई। लोग अन्ना को तरसते थे। भूखमरी के कारण कोई लोग मारे गए, कोई अपना घर बार छोड़कर अन्यत्र जगह पर चले गए। दाब राज्य उजाड़ होने लगा था। तब यहाँ मोगी बड़ी हिम्मत के साथ गुजरीमास के गवड़ी राज्य में जाकर राज्यपाठा बिना ठाकुर राजा वाघणमल तथा धामणमल की मदद से पर्याप्त अनाज एवं पशुधन उपलब्ध करवाया। अकाल के दिनों में यहाँ मोगी के इस उद्यत एवं मानवता से ओतप्रोत कार्य के लिए लोग उन्हें यहाँ मोगी माँ, लोग माता मानने लगे। यह कार्य तत्कालीन जरूरियात के अनुसार बहुत बड़ा समाज सेवा या चमत्कार से कुछ कम नहीं था। यहाँ मोगी देहावसन मरने के बाद उनके सम्मान में राजा पाठा और बिना ठाकुर उनकी सोने की मूर्ति बनवाकर मंदिर जैसी कुटीर ने मिट्टी की कोठी कुठला में स्थापना की। यह ऐतिहासिक प्रमाण है कि आदिवासी समाज सिर्फ प्रकृति पूजक न होकर मूर्ति पूजक भी है। तभी तो हजारों साल पहले राजा पाठा और विनय ठाकुर ने यहाँ मोगी की मूर्ति बनाई। इस परिसर में उस समय कई आक्रमण हुए। आक्रमणकारियों से मूर्ति को बचाव रखने के लिए राजा पाठा के वंशजों ने मूर्ति जमीन में छुपा दी। सागबारा जिला, नर्मदा, गुजरात। रिसायत के इस मूल पुरुष चंबाजी वसावा को यह मूर्ति सागबारा के घने जंगलों में प्राप्त हुई। उन्होंने पारंपरिक पद्धति से मूर्ति की स्थापना छोटी सी कुटिल मंदिर जैसा बनाकर हिंदू महोत्सव महाशिवरात्रि के दिन संजोगों वसात किया। आगे प्रतिवर्ष पवन महाशिवरात्रि पर पारंपरिक पद्धति पूजा आराधना होने लगी और महाशिवरात्रि पर मेले का आयोजन करना निश्चित किया गया।